हेलो दोस्तों, मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे इडियम एंड फ्रेज के पार्ट 2 में 11 से 20 तक का इडियम और फ्रेज और लिंक से। चलिए याद करना शुरू करते हैं। पहला है इडियम एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है हाथ भर की दूरी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एट ए डिस्टेंस। तो इसको याद कैसे करेंगे? आर्म मतलब होता है भुजा और लेंथ मतलब होता है लंबाई। जैसे अगर हम कह दें कि हाथ भर की लंबाई है तो इसका मतलब क्या है? हाथ भर की दूरी है। भुजा मतलब क्या है? भुजा ही होता है हाथ की लंबाई। हाथ भर की लंबाई है यानी हाथ भर की दूरी है। एट आर्म्स लेंथ इसका मतलब हाथ भर की दूरी। अगला है एन एस टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना और इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल इन टू सर्व। इसको याद करेंगे हम लोग कुल्हाड़ी से। जैसे हमको कुल्हाड़ी से पेड़ काटना होता है तो हम लोग अपना स्वार्थ देखते हैं कि कुल्हाड़ी से हमको पेड़ काटना है, उसके लिए उसको कितना घिसते हैं, पीसते हैं, बहुत ज़्यादा घिस देते हैं। जैसे एक्स मतलब कुल्हाड़ी और ग्राइंड मतलब पीसना, तो कुल्हाड़ी को बहुत पीसते हैं कि धारदार बनाते हैं जिससे और ज़्यादा हम लोग पेड़ काट सके। इसमें हम लोग उसमें वो नहीं देखते हैं कि कुल्हाड़ी पतला हो रहा है, उसमें हम लोग अपना स्वार्थ देखते हैं कि हमें पेड़ काटना है, यानी कुल्हाड़ी को इसके लिए चाहे जितना पीसना पड़ जाए, चाहे जितना सान धरना पड़ जाए। तो इसका मतलब एन एक्स टू ग्राइंड मतलब क्या हो गया? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगला हो जाएगा एट द 11th आवर। इसका मतलब होता है अंतिम समय पर, और इंग्लिश में कहेंगे एट द लास्ट मोमेंट। तो इसका मतलब हो गया लिंग है 11वां घंटा, यानी दिन भर में पूरा अगर घड़ी में देखा जाए, घड़ी में तो 12 घंटा होता है। तो दिन भर में तो 24 घंटा होता है, लेकिन घड़ी में अगर देखें तो जिसमें घड़ी रहती है तो उसमें होता है क्या? 12 बजता है। तो हम लोग 11वें घंटे पे काम कर रहे हैं, यानी 12 बजने वाला है, उसी घंटे पे काम कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कब काम कर रहे हैं? अंतिम समय पर। तो उसी से हम लोग याद कर सकते हैं कि एट द 11th आवर मतलब होगा अंतिम समय पर। अगला है एट ए स्टोन थ्रो। इसका मतलब होता है पास, इंग्लिश में नियर। तो जैसे स्टोन मतलब क्या होता है? पत्थर। अगर हम कोई बड़ा सा पत्थर फेंकेंगे तो बहुत दूर जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको हम लोग कहेंगे बहुत दूर नहीं गया, पास ही रह गया। तो उसी से हम लोग याद कर लेंगे एट ए स्टोन थ्रो मतलब हो गया पास। एट ए स्टोन थ्रो मतलब हो जाएगा पास। अगला है एट लार्ज। एट लार्ज मतलब होता है स्वतंत्र, तो और इंग्लिश में फ्री। तो इसको लिंक क्या है? लार्ज मतलब है बड़ा। जैसे हम लोग कहीं गए घूमने तो बहुत बड़ा था, तो हम लोग कहेंगे ये बहुत बड़ा है, फ्री हो चाहे जितना घूमो, चाहे जहाँ घूमो। तो लार्ज मतलब बहुत बड़ा है, फ्री हो चाहे जितना घूमो, तो लार्ज मतलब हो जाएगा बड़ा। तो उम्मीद है कि आप सबको याद होगा। एक बार मिटाते हैं और सुन लेते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं। सब मिटा देते हैं। एट आर्म्स लेंथ इसका मतलब क्या होगा? हाथ भर की दूरी। एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नहीं भैया। एट द 11th आवर इसका मतलब क्या होगा? अंतिम समय पर। एट ए स्टोन थ्रो मतलब क्या होगा? पास। और एट लार्ज मतलब क्या होगा? स्वतंत्र। चलिए आगे का 5 इडियम फ्रेज देखते हैं। पहला है एट हैंड। एट हैंड मतलब होता है पास में। अगर इंग्लिश में नहीं देखेंगे तो नियर होता है। तो इसको याद करना एकदम आसान है। हैंड मतलब क्या होता है? हाथ। अब कोई चीज़ हाथ में है तो यानी पास में है। कोई चीज़ कहते हैं ये मेरे हाथ में है तो यानी वो आपके पास में है। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में है तो इसका मतलब वो आपके पास में है। तो उससे याद करेंगे एट हैंड मतलब होता है पास। अगला याद करेंगे एट रैंडम। एट रैंडम होता है, एट रैंडम का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो विदाउट एनी एम, मतलब इसका कोई उद्देश्य ना हो। इसको याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए रैंडम मतलब होता है बिना सोचे समझे। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य बिना सोचे समझे कर रहा है तो इसका मतलब उसका कोई भी एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तभी बिना सोचे समझे कर रहा है। तो एट रैंडम मतलब हो जाएगा बिना किसी उद्देश्य के। आगे है ए बेड ऑफ रोजेज। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है फूलों की सेज। और लिंक अगर वो इंग्लिश में देखें, इंग्लिश मीनिंग तो क्वाइट कंफर्टेबल, यानी जो आरामदायक हो। अब लिंक जो है याद करने के लिए, बेड मतलब होता है बिस्तर, बेड मतलब होता है बिस्तर, और रोज मतलब होता है गुलाब। अब किसी को गुलाब का बिस्तर मिले तो इसका मतलब वो किसके लिए, उसके लिए क्या है? फूलों की सेज है, फूलों का बिस्तर है, और उसके लिए क्या है? आरामदायक स्थिति। इसका मतलब होता है ए बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है फूलों की सेज, और आरामदायक स्थिति भी उसको कहते हैं। तो इसको याद कर लेंगे, ए बेड ऑफ रोजेज मतलब होगा फूलों की सेज। अगला है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर
इसका मतलब होता है सुव्यवस्थित रूप में। इंग्लिश मीनिंग इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो इसको याद करने के लिए मान लेते हैं हम लोग कहीं गए थे बाग में, पहले हम लोग बचपन में आम बीनने जाते थे, तो मान लेते हैं सेब बीनने गए हैं, ठीक, बाग में। तो हम लोग गए और सब किस में गए, क्रम में, लाइन से ही पा गए, तो उसको हम लोग कहते हैं गए थे और लाइन से ही पा गए, यानी एप्पल, यहाँ एप्पल पाए क्रम में, यानी व्यवस्थित रूप में, यानी लाइन से ही था, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि क्रम में पाए थे। हम लोग गए थे सेब बीनने और क्रम से पा गए, तो उसी को हम लोग याद करेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है क्रम में, तो इसका हो जाएगा सुव्यवस्थित रूप में। कोई चीज अगर हमें क्रम में मिला तो इसका मतलब क्या है, सुव्यवस्थित रूप में मिला। अगला है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन मतलब होता है समझने में बहुत कठिन, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और लिंक है सिर्फ, ऑल मतलब होता है सब, और ग्रीक और लैटिन में अगर कोई चीज होता है, साइंस में भी हम लोग पढ़े हैं कि ये ग्रीक भाषा लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। याद करने को तो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ग्रीक भाषा से लिया गया तो इसका अर्थ क्या होता है, उसका क्या अर्थ होता है, बस खाली हम लोग याद कर लेते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई ग्रीक भाषा का शब्द हो या फिर लैटिन भाषा का शब्द हो तो उसको समझने में बहुत कठिन होता है, तो इसीलिए इसका बना है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, यानी समझने में बहुत कठिन। तो चलिए देखते हैं ये आप सबको याद हो गया है कि नहीं, मिटा के देखते हैं। चलिए पहला, एट हैंड मतलब क्या होगा, पास। एट रैंडम मतलब क्या होगा, बिना किसी उद्देश्य के। ए बेड ऑफ रोजेज मतलब क्या होगा, फूलों की सेज। अगला है एप्पल पाई ऑर्डर मतलब क्या होगा, सुव्यवस्थित रूप में। इसका अगला ये मिट गया। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, ऑल ग्रीक एंड लैटिन है, तो इसका मतलब क्या होगा, समझने में बहुत कठिन। चलिए आगे का 10 इडियम फ्रेज अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।